इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। देखिए आपके एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और कुल 100 अंकों का एग्जाम होगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR आंसर शीट में चिन्हित करना है। यानी 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और उनमें से आपको केवल चुन के 50 ही बनाने हैं। और इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन और एग्ज़ाम संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए या वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 7, बी में 7.5, सी में 8 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है 3, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 5, फिर 5 के बाद में क्या है 6, उसके बाद में क्या है 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में है 9, फिर दिया है 10, फिर 11 और लास्ट में कितना दिया है 12 दिया है। तो इसको बढ़ते क्रम में हम सजा लेंगे और इसका गिनती करेंगे कि ये टोटल कितना नंबर दिया है। तो देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर दिया हुआ है। कितना नंबर दिया हुआ है 9। तो लिखेंगे n बराबर कितना 9। और माध्यिका निकालने का एक सूत्र होता है कि जब नंबर विषम संख्या हो, यानी ये गिनती करने पर 9 आ रहा है और ये विषम संख्या है, तो इसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2। n+1/2 माध्यिका बराबर होगा, माध्यिका बराबर n+1/2 यानी n में 1 जोड़ेंगे। n का मान कितना है 9, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, यानी 9+1/2 यानी 9 1 10 होगा। 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसको हल करने पर कितना आएगा 5। अब इधर से इसमें गिन के देखेंगे कि 5 नंबर पर कौन सा संख्या है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कितना है 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 हो जाएगा। फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 यानी इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है कि इन दिए गए संख्या में सबसे अधिक अंक कौन सा आया हुआ है, यानी किस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। तो इसमें देखते हैं कि 9 1 2 3 4 बार आया हुआ है। 9 1 2 3 4 बार आया हुआ है, यानी 9 आने की संख्या कितनी है 4 बार। फिर 3 की बात करें तो 3 एक बार आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। यानी जो 9 है ना ये 4 बार आया हुआ है और जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे या स्वयं अपने ही संख्या से कटे। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 27 देखिए 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी विभाज्य हो जाएगा और खुद 27 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। अब फिर देखते हैं 35 की बात करें तो 35 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और खुद 35 से भी कट जाएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर 13 की बात करें तो देखिए 13 या तो 1 से कटेगा या फिर 13 से ही कटेगा। तो 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 19 को और 25 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 19 और 25 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 44 होगा। यानी 5 और 9 14 का 4, हाथ में 1 हासिल 1 होगा और 2 1 3 1 कितना होगा 4 और 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 22 बार में कट जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। अगर इसी प्रश्न में दे दे कि 19 25 और एक और कोई संख्या दे दे तो तीनों को पहले जोड़ेंगे और जितना अंक रहेगा उसी से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए और बी का होगा। देखिए यदि ए और बी का लसा मतलब लघुत्तम निकालते हैं तो ए से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, बी तो कटेगा नहीं। फिर बी से काटेंगे तो एक ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि एक में तो बी से भाग लगेगा नहीं, और फिर बी से बी को में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, दोनों में गुना करके लिख देते हैं। तो ए और बी में गुना करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दिया है कि संख्या 2.131113 फिर 111 और 3 फिर 1 की संख्या 4 है और 3 है डैश डैश है। पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पूर्णांक संख्या होगी, कि परिमेय संख्या होगी, कि अपरिमेय संख्या होगी, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दशमलव के बाद में देखेंगे कि अगर कोई संख्या एक फिक्स हो, स्थिर हो, और एक संख्या की संख्या बार बार बदलती जा रही हो तो इस प्रकार के संख्या अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक तो फिक्स है, एक नहीं 3 फिक्स है, और एक की संख्या पहले 1 है, फिर 1 2 हुआ है, फिर एक की संख्या 3 हो गई है, फिर एक की संख्या कितनी 4, फिर इसके बाद में एक की संख्या 5 हो जाएगी और 3 फिक्स ही रहेगा, और एक संख्या बढ़ती जाएगी और एक स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार के संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दिया है कि अभाज्य संख्याओं का मस होता है। देखिए अभाज्य संख्याओं का मस अर्थात HCF हमेशा एक ही होता है। क्या होता है? एक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए से इसको बना के देखते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में कि 4m + 2, यदि 4 का 4 और गुने m के जगह पर 0 ले लें और +2 करके देखते हैं कि ये कौन सा संख्या निकलता है। तो 0 में 4 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, और +2 ऐड करेंगे तो ये कितना निकलेगा 2। 0 और 2 को जोड़ने पर 2 हो जाएगा, और 2 एक सम संख्या है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर बी को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें दिया है 4m + फिर 4, तो 4 के जगह पर 4 और m के जगह पर 0 ले लेंगे। पहले 0 से ही चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ रख करके आप हल कर सकते हैं। और प्लस फिर कितना होगा 4, तो 0 में जब 4 से गुना करेंगे तो फिर 0 होगा, और +4, ये दोनों को ऐड करेंगे 0 और 4 को, तो इसका आंसर का निकलेगा 4। अब 4 ये क्या है? ये एक सम संख्या है, और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ये तो है ही गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि इसमें दिया है 4m + 1, तो 4 और गुने m का मान 0 और +1, 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 क्या है? विषम पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐसे आप बना सकते हैं m के जगह पर 1 2 3 रख के। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि 3 = 90 डिग्री तो साइन बी का मान क्या होगा? चलिए तो इसके ऑप्शन में दिया है कि 1/√3, बी में दिया है √3/4, और सी में दिया है 1/2, और डी में दिया है √3/2। तो इसको हल करते हैं। देखिए ये दिया है 3 से 9 को काट देंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9, और ये 0 है ऐसे ही लगा देंगे, यानी बी का मान कितना निकल गया? 30 डिग्री। अब साइन बी का मान पूछा है तो यहाँ लिखेंगे साइन बी, और साइन का साइन ऐसे ही लिखेंगे, और बी का मान कितना निकाले हैं? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। फिर 11 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है।
बी में √7 है वो भी अपरिमेय संख्या होगा, और सी में √2/√5 दिया है वो भी अपरिमेय होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या होगा, परिमेय होगा। इसको देखते हैं कि ये कैसे परिमेय होगा। देखिए दिया है 3√75/√48, क्या दिया है, √48। अब 3 को वैसे ही लिखेंगे और 75 को तोड़ेंगे तो 25 गुने कितना हो जाएगा, 3, और बटा जब 48 को तोड़ेंगे तो √16 गुने कितना हो जाएगा, 3। देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 और गुने 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, बटा 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी 5×3 कितना हो जाएगा, 15/4। तो बटा में जो भी संख्या आता है वो क्या होता है, परिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिक्स निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछेगा, और इसके ठीक नीचे हम देख रहे हैं कि 13 नंबर प्रश्न में कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी जब क्षेत्रफलों का अनुपात देगा तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछेगा, और जब ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो जो भी अनुपात दिया रहेगा उसमें रूट लगा देंगे, यानी √9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, अनुपात का अनुपात, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो उसमें रूट लगा के उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। और फिर 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इसमें ऊंचाई का अनुपात दिया है, किसका अनुपात, ऊंचाई का। तो ऊंचाई का जो अनुपात देगा उसमें स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्षेत्रफल जो देगा तो उसमें रूट करेंगे, और जो ऊंचाई देगा उसमें स्क्वायर कर देंगे। तो देखते हैं कि 3 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा, 9, और अनुपात का अनुपात और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9:4। चलिए फिर देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -4 और -6, क्योंकि ये चतुर्थांश होता है y और x और x1, y और y1। तो ये मूल बिंदु होता है, और यहाँ से दाईं तरफ मापी गई दूरियां प्लस में होती है, पहले x आता है और उसके बाद में ही y आता है, और इधर भी दूरियां मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरियां भी प्लस में, यानी पहले चतुर्थांश में प्लस हो जाता है। और दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले क्या होता है, x और फिर y। तो जब यहाँ से इधर की दूरियां प्लस में है तो इधर की दूरियां पहले क्या होगी, माइनस में, और फिर ये एरिया, ये वाला लाइन बना के एरिया बना रहा है तो ऊपर y का मान क्या होगा, प्लस, यानी दूसरे चतुर्थांश में पहले माइनस उसके बाद में प्लस होता है। और तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो फिर पहले यहाँ x और y होता है, तो x का मान यही ना लाइन है, तो ये वाला लाइन माइनस में होगा, और फिर y का मान देखिए नीचे, जब ऊपर प्लस में है तो यहाँ मूल बिंदु से y का मान क्या होगा, नीचे माइनस, और ये तीसरा चतुर्थांश होगा। तो क्वेश्चन में यही दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वैसा कोई अंक जो दोनों माइनस में हो। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है -4 और -6, इसका सही उत्तर वही होगा। और चौथे चतुर्थांश में भी देख लेते हैं। चौथा चतुर्थांश वाला ये लाइन और ये लाइन बना रहा है, तो इस लाइन में पहले फिर x और y होगा, तो ये वाला लाइन x वाला है तो x का मान इधर क्या है, प्लस में, और फिर y वाला लाइन इधर है तो ये क्या है, माइनस है। तो इस चौथे चतुर्थांश में होता है क्या, पहले प्लस उसके बाद माइनस। चलिए इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बना लेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सारबंतर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जब भी सारबंतर पूछे, समांतर श्रेणी दिया हुआ हो और सारबंतर पूछे तो पीछे वाला में से आगे वाला को घटा देंगे, यानी पहले 0 है और उसके बाद 4 है, यानी दूसरा में से पहले वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो -4 में से अगर हम 0 को घटा देंगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 10a बराबर √3 तो a का मान होगा। देखिए 10a बराबर √3 दिया है तो a का मान क्या होगा, तो 10√3 का मान कितना होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ये फार्मूला ही है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।